हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज लेकर आए हैं हम केस बेस्ड क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिए हैं। उसके जो लास्ट 10 क्वेश्चन है 41 से लेकर 50 तक, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। और ये केस बेस्ड क्वेश्चन जिंदगी में आप पहली बार बना रहे हो, सो बी केयरफुल होकर के ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का आगे क्वेश्चंस आपसे पूछ दे। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना ज़रूरी है रादर देन कि आप क्वेश्चंस पे ध्यान दें। क्वेश्चंस भी बनाएं लेकिन उसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ठीक है, एक और बात बता दें कि एक क्वेश्चन हमको पिछले वीडियोज़ में, जो कि इसके पिछले वीडियोज़ जो हम शूट किए थे उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 40। उसको करने के बाद हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस को बनाएंगे जो कि केस बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले जो 40 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 to the power x plus y इज इक्वल टू 243 एंड 243 to the power x minus y इज इक्वल टू 3 इज मतलब इस क्वेश्चंस का नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि उस क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों का दोनों वैल्यूज आप प्लग इन कर दोगे, x और y दोनों का दोनों वैल्यूज को अगर प्लग इन कर दोगे तब जाके वो सेटिस्फाइड करेगा। एक x डाल के सोचोगे कि वो सेटिस्फाइड कर गया, तो ऐसा नहीं है। चाहे एक y डाल दो, x को छोड़ दो, तो भी अननोन में ही आंसर रहेगा। यानी कि एक सोल्यूशन का मतलब हुआ कि x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू ऐसा जो हमारे इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाइड करे। तो अगर एक वैल्यू x और y का निकलता है तो वो एक सोल्यूशन माना जाएगा। अगर दूसरा x का वैल्यू निकलता है और y का वैल्यू निकलता है तो वो दूसरा सोल्यूशन बोला जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हैं, यही क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये 3 का पावर x प्लस y है, यहाँ 243 है। तो तुम क्या करो, 243 को पहले फैक्टराइज कर लो। 243 को क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। तो कितना से जाएगा, 4 2 6 और 3 9, 3 से जाएगा। तो 3 बाटे 24, 3 एकम 3। फिर यहाँ पे आप कर सकते हो 3 दूना के 6, 3 7 21, फिर 3 9 27 और फिर 3 3 9। यानी कि आप कह सकते हो कि 243 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। यानी कि हम लिख सकते हैं 3 का पावर x प्लस वाई इज नथिंग बट 3 to the power 5। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो एंड के बाद जो लिखा हुआ है, इस 243 को भी हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5 और उसका पावर फिर से x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि 243 तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं और उसका पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप कंपेरिजन करेंगे LHS और RHS को। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 का पावर x प्लस वाई और यहाँ बराबर में लिखा है 3 का पावर 5, यानी कि 3 और 3 अगर मैच कर रहा है तो पावर को तो मैच करना पड़ेगा। दिस मीन्स कि x प्लस वाई इज 5 हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से मैच कर जाएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन इस 3 को पहले पावर में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 का पावर हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 का पावर 1। तो फिर यहाँ से 3 और यहाँ से 3 मैच किया तो फिर पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 5x माइनस 5y इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करना है, दो इक्वेशन दो अननोन, इसको आपको सॉल्व करना है। तो जरा आप बताओ, इसमें हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछ रहा है तो हमको बस चेक करना है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज इक्वल टू c1 बाई c2 में क्या रिलेशन है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि अगर a1 बाई a2 बराबर हो जाता है b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल टू हो जाता है, तो एक सोल्यूशन मिलता है यूनिक। और अगर a1 बाई a2 बराबर हो जाता है b1 बाई b2 के और ये बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। और अगर तीनों का तीनों बराबर हो जाता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2, तब मिलता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। यानी पहला लाइन भी यही और दूसरा लाइन भी यही। तो अब यही चेक करना है दोनों इक्वेशन में, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 1 इंटू x है, 1 इंटू y है। तो a1 बाई a2 के लिए क्या करना होगा हमको, पहले उस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं। अब a1 बाई a2 क्या होगा, ये 1 बाई 5 और यहाँ पे होगा, समझ रहे हो ना आप, a1 बाई a2 और फिर b1 बाई b2। तो b1 बाई b2 क्या है, 1 बाई माइनस 5 और c। अब यही बराबर अगर नहीं आया, पहला नहीं ना आया क्योंकि ये 1 बाई 5 है जबकि ये माइनस 1 बाई 5 है, तो ये इक्वल नहीं है। और यदि ये इक्वल नहीं है तो ये केस हुआ। और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं बल्कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि
एक सॉल्यूशंस है हमारा आंसर में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग इसका ऑप्शंस पे। तो इसका ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछा है तो एक सॉल्यूशन ही होगा ये वाला। ठीक है, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस को, और वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 41 to 45 आर बेस्ड ऑन द केस स्टडी 1। ये केस स्टडी 1 पे क्वेश्चंस है 41 से लेके 45 तक। आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। कह रहा है कि द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ डाइवर व्हेन सी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, क्लियरली इट इज अ पैराबोला। देख रहे होगे ना, आपको पैराबोला दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसपे बच्चे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, वो क्या है, पैराबोला के पाथ के रूप में दिखाई दे रहा है। अनाई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर। एक 48 मीटर हाइट पे अनाई जो है वो एक डाइविंग बोर्ड पे बैठी हुई है। ठीक है, अबव द वाटर लेवल से जो 48 फीट ऊपर है, यानी कि इंस्टेंटेनियसली, मतलब शुरुआत में जो हाइट है वो 40 फीट है, याद रखना। ठीक है, आगे दिया है सी टुक अ डाइव इनटू द पूल। सी टुक अ डाइव इनटू द पूल। हर हाइट in feet above the water level at any time t in second is given by the polynomial ht such that h of t, यानी कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है उसका हाइट, निश्चित रूप से टाइम पे ही डिपेंड करेगा। जब वो कूदेगी ni तो उसका हाइट जो होगा वो टाइम पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा या घटेगा, समय बढ़ेगा भी, वैसे घट कैसे सकता है, जैसे जैसे समय आगे जाएगा, या तो वो कूदी है तो नीचे की तरफ जाएगी, तो एक पार्टिकुलर टाइम पे वो कहीं और होगी, एक पार्टिकुलर टाइम पे वो कहीं और होगी, है ना। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में ये पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा। सोचो कि यहाँ पे हम के का वैल्यू कैसे निकालें। के का वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज़ का होना मालूम होना चाहिए। एक तो हाइट मालूम होना चाहिए और टी मालूम होना चाहिए, क्योंकि एच ऑफ टी यानी कि हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टी, हाइट क्या है अगर ये नहीं मालूम रहेगा और टी नहीं मालूम रहेगा तो के नहीं निकल पाएगा। तो ज़रा सोचो कि इनिशियली जो एनआई बैठी थी वो कितने हाइट पे बैठी थी, 48 फीट पे। तो ज़रा सोचो कि जब इनिशियली वो बैठी है तो कोई टाइम ही नहीं हुआ है, यानी कि एकदम ज़ीरो टाइम पे, यानी कि उस समय को हम अगर ज़ीरो मान लें तो उस समय एनआई की हाइट 48 फीट थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब टी बराबर 0 हो रहा होगा, जब कुछ भी नहीं हुआ था, तो एनआई बैठी थी किस हाइट पे, तो एच बराबर 48 फीट पे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हाइट जो है वो हम कह सकते हैं कि 48 हो गया, और इज इक्वल टू टी अगर 0 है तो -16 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 8 गुना 0 और प्लस के, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 0 0 हो गया, यानी कि के का वैल्यू 48 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब आगे बोल रहा है, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब आ जाते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एट व्हाट टाइम विल द टच द वाटर इन द पूल। एनआई जब जंप की थी तो किस टाइम पे वो पूल के पानी को टच करेगी। जरा सोचो, जंप तो ऐसे ही करेगी ना, तो ऐसे जब करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस था आपका, और एनआई जो है वो ऐसे कूद रही थी। तो ऐसे जब कूद रही थी तो वाटर लेवल तो यही है ना, तो वाटर लेवल पे क्या होगा, हाइट 0 हो जाएगी। ये जो हाइट जो थी, जो 48 थी, जब इस पे कूदेगी तो ग्राउंड लेवल से ही ना हाइट का फंक्शन दिया गया था आपको, एच टी बराबर 16t² -16t² प्लस 8t प्लस के। इसका मतलब उस टाइम में जब वाटर लेवल को वो छुएगी उसकी हाइट बिल्कुल 0 हो जाएगी वाटर लेवल से। तो इसका मतलब हम एच ऑफ टी को 0 कर देंगे सेकेंड क्वेश्चन को बनाते समय, यानी कि 42 क्वेश्चन को बनाते समय। तो ये अगर 0 हो जाएगा तो -16t² प्लस 8t और प्लस के, तो के का वैल्यू 48 आया हुआ है इनिशियली, इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम -8 से डिवाइड कर देते हैं। तो -8 से डिवाइड करेंगे तो समझ रहे हो ना आप, -8 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 दूना के 16t², फिर प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 × 8 और प्लस में फिर
ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 8 छक 48 और बराबर 0। यानी कि आपका जो पोलिनोमियल आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप फैक्टराइज करना है आपको, तो ये 6 दूना 12 है, तो 6 दूना 12 और बीच में माइनस टी लाना है, तो 4 तिया 12 कर सकते हो। यानी कि आप ये कर सकते हो कि ये 2t स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 3t। इससे क्या होगा कि 4 तिया 12 किनारे वाला भी आ जाएगा, और 4t में से 3t घटेगा तो आपका माइनस का t भी आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2t कॉमन है। क्या बचेगा अंदर, तो t बचेगा और माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्योंकि 2 कॉमन ले चुके हो। चलो अब इसमें क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा प्लस में, तो प्लस में 3 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा t, क्योंकि 3t हो जाएगा, और माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t का वैल्यू 2 होगा और यहाँ से t का वैल्यू माइनस 3/2 होगा। तो ये नहीं ले सकते हैं, या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ले सकते हैं, क्योंकि ये टाइम का वैल्यू है, लेकिन ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ कि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। व्हाट विल बी द टाइम विल टच द वाटर पूल। तो सबसे पहले हम वो टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वो टाइम निगेटिव है, तो हम 2 सेकेंड लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसे आप काट दीजिए क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। अब आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाई अनदर पोलिनोमियल pt विथ जीरोस -1 and 2, देन द p ऑफ t इज गिवन बाई। यानी कि आपको 2 दिया है, पोलिनोमियल इन t आपको निकालना है, देन द पोलिनोमियल ऑफ t पूछ रहा है, और आपको जीरोस दिया है, यानी कि t का वैल्यू दिया है, एक जीरोस दिया है -1 और एक t का वैल्यू दिया है आपको 2। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, रिताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल, अबव द वाटर लेवल जो हाइट दिया गया है रिताज का, गिवन बाय द अनदर पोलिनोमियल pt विद जीरोस -1 and 2, देन द pt। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपसे पोलिनोमियल पूछा है तो 2 तरह से क्वेश्चन को बना सकते हो। एक तो पोलिनोमियल का फार्मूला होता है, और एक अगर t बराबर -1, पहले 2 मेथड से बता देते हैं। पहले क्या फार्मूला होता है आपका, याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अगर ये t में पोलिनोमियल है तो कुछ नहीं करना है, ये t स्क्वायर कर देना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी कर देना है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देना है। तो ये आपका पोलिनोमियल इन t आ जाएगा जो रिताज के द्वारा है। तो ये t स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा का वैल्यू यही होगा आपका -1, और बीटा का वैल्यू आपका 2 होगा। तो यानी कि आप क्या करोगे यहाँ पे -1 प्लस 2 करोगे इंटू टी, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1 इंटू 2 करोगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका t स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, तो माइनस का t आएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और माइनस का 2 एकम 2, तो ये आपका pt आ गया। एक तरीका तो ये था आपका, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस टी आ रहा है ना, t स्क्वायर माइनस टी आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। आप क्या करो इसमें, सबसे पहले तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि टी स्क्वायर माइनस टी है, और बी भी नहीं होगा क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 2t है। सी ऑप्शन की तरह देखा जाए कि पहले प्लस फिर माइनस ही है मेरे क्वेश्चंस में। तो एक काम करो आप, इसमें तुम -24 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि बीच में माइनस है और किनारे किनारे प्लस है, ठीक है ना, किनारे किनारे प्लस है। लेकिन डी ऑप्शन में पहले माइनस है और फिर दोनों में प्लस है, तो यहाँ पे किया जा सकता है। हम दोनों ये 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि किसी भी पोलिनोमियल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से वो पोलिनोमियल के जीरोज नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पे हम -24 से गुना करेंगे तो -24 टी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस 24 टी होगा, और 24 दूना 48 प्लस, ठीक है ना। हमने क्या किया, -24 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, -24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48, ठीक है। क्योंकि इसमें आप फाइनली -24 कॉमन ले लोगे और ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। तो इससे पोलिनोमियल के जीरोज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका पोलिनोमियल का जीरोज ये अपने आप वो रहेगा। ये हुआ। देखिए इसी क्वेश्चन का मेथड 2 बता रहे थे हम। आपका अगर एक रूट्स t बराबर आपको -1 दिया हुआ है और एक रूट t बराबर 2 दिया हुआ है, तो ज़रा सोचो कि t बराबर -1
से रूट और t बराबर 2 रूट कैसे आया होगा, t बराबर -1 रूट और t बराबर 2 रूट कैसे आया होगा, यही सोचना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें -1 को अगर इधर कर दे तो t +1 हो जाएगा, और t बराबर 2 से t को इधर कर दे तो t -2 हो जाएगा। यही तो होगा हमारा ऐसा पोलिनोमियल जिसमें हम किसी नंबर k से गुना भी कर दें, कोई नंबर से गुना भी कर दें, तो इस पोलिनोमियल का जीरोस अभी भी देखोगे तो इसको जीरो करोगे तो t बराबर -1 और t बराबर 2 आ जाएगा, जहाँ पे k कोई कांस्टेंट नंबर है, जीरो को छोड़ के k को जीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा t² और फिर माइनस का 2t और प्लस का t और माइनस का 2 × 2 = 0। तो ये कह सकते हैं कि ये t² माइनस t और -2 = 0 होगा। तो अब जरा ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कि t² + t -2 है, तो यहाँ पे बीच में प्लस t है जबकि हमारा -t आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं t² + 2t है, -1 है, तो ये यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो यही बोल रहे हैं कि ये के से कोई भी नंबर से गुना करने से भी उस पोलिनोमियल का वो नहीं बदलता है। समझ पा रहे हो आप, पोलिनोमियल का जीरोस नहीं बदलता है। यानी कि आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि 24 से गुना कर दो तो ये 24t² -24t और -24 दूना के 48 हो जाएगा। फिर अभी भी देखा जाए तो ये ऑप्शन देखा जाए 24 से गुना करने के बाद तो 24t² -24t आ रहा है और +48 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है सी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन के लिए क्या करोगे, माइनस से भी गुना कर दो एक, तो -24t² और +24t और माइनस +48 = 0, यानी कि -24t² +24t और +48। अब याद करो कि ये पोलिनोमियल है तो इक्वेशन में तो नहीं बदलोगे, तो इक्वेशन में अगर नहीं बदलोगे यानी कि =0 को आपको हटाना होगा, यानी कि पोलिनोमियल इन t कहने के लिए आपको =0 हटाना होगा, यानी कि -24t² +24t और +48, बस इतना ही कहोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 में कह रहा है कि अ पोलिनोमियल QT विथ सम ऑफ जीरोस एज 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एज -6 मॉडलिंग अनुज हाइट इन द फीट above the water at any time in second, then Q of t is given by। अब एक अनु नाम की लड़की है और अनु का जो पोलिनोमियल दिया गया है उसमें सम ऑफ जीरोस, यानी कि आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो दे दिया गया है आपका, अनु जो है उसका 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस है यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो दे दिया गया है आपको -6, और अनुस का जो पोलिनोमियल है वो हमसे पूछ रहा है QT। तो जरा सोचो कि QT क्या होगा। तो QT के लिए आपको बताया गया था कि k इंटू क्या कह सकते हो आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है कि अगर किसी पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो उसका पोलिनोमियल ये होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे हमारा कि अगर k हम लिखते भी हैं तो ये t में पोलिनोमियल है तो x की जगह पे आप t लगा दो, तो t² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप 1 लिख दो इंटू x की जगह पे आप क्या लिख दो t, क्योंकि पोलिनोमियल इन t है, और प्रोडक्ट ऑफ जो है वो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -6 है तो ये -6 लिख दो। अब ऑप्शन को जरा चेक करो। ऑप्शन पहला को अगर चेक किया जाए 44 का तो t² प्लस t और +6 है, ठीक है, यानी कि सब प्लस, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में बस एक जगह माइनस है, वो भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो 2 जगह प्लस है और 1 जगह माइनस है, तो -8 से गुना करके देखा जाए, यानी कि हम k की जगह पे -8 रखते हैं तो -8t² माइनस प्लस 8 बन जाए 8t और माइनस प्लस 8 छके 48, यानी कि ये ऑप्शन सही लग रहा है, 8t² प्लस 8t प्लस 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें कह रहा है कि द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल RT इज इक्वल टू -12t² प्लस k - 3 इंटू t प्लस 48 आर निगेटिव ऑफ ईच अदर, देन k इज। चलिए, तो कह रहा है कि द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल RT बराबर निगेटिव ऑफ ईच अदर देन k इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है R ऑफ t में, वो दिया है आपको -12t² और फिर आपको दिया है प्लस k - 3 इंटू t और आगे दिया है प्लस 48। इसमें बोल रहा है कि द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। नेगेटिव ऑफ ईच अदर का मतलब होता है
कि अगर अल्फ़ा का वैल्यू अल्फ़ा है तो बीटा का वैल्यू आपको माइनस अल्फ़ा मानना पड़ेगा। बीटा का वैल्यू आपको माइनस अल्फ़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि एक रूट दूसरे रूट का नेगेटिव है, एक जीरोस दूसरे जीरोस का नेगेटिव है। अब इस केस के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर एक जीरोस दूसरे जीरोस का नेगेटिव है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस अगर बीटा करते हैं तो वो हमारा जीरो आएगा, क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा है और बीटा माइनस अल्फ़ा है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू जीरो होगा। और माइनस बी बाई ए के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से, ये हमारा ए कहलाएगा, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट हमारा बी कहलाएगा और ये हमारा सी कहलाएगा। तो यहाँ पे माइनस बी है, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि के माइनस 3 और डिवाइडेड बाई ए का मतलब माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई कि के का वैल्यू माइनस 12 तो 0 में मिल जाएगा, तो के का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस तरह से के का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हम लोग 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है हम लोग केस बेस्ड जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केस स्टडी का जो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है वो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक आर बेस्ड ऑन केस स्टडी 2। अब जो 41 से लेके 45 तक क्वेश्चन लिए थे वो केस स्टडी 1 का क्वेश्चन था, जिसमें 5 क्वेश्चन था एक केस से। अब दूसरा केस है आपके सामने और वो 5 केस, एक केस पे 5 क्वेश्चन फिर फ्रेम किया है 46 से लेके 50 तक। दूसरी चीज़ कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो बी केयरफुल होकर के आप देखिएगा, वो बारीकियां देखिएगा, जिससे कि क्वेश्चंस पे थिंक जल्दी होता है, क्वेश्चंस बनाने का तरीका जो होता है वो आना चाहिए। अगर आप हम क्वेश्चन पे कैसे सोचते हैं अगर ये सीख गए तो अगर इससे अलग भी क्वेश्चन देगा आपके एग्जाम में तो आप पक्का करके आओगे। तो बारीकियां देखोगे क्वेश्चंस को बनाने का। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये जो केस स्टडी 2 आपको लिखा हुआ है बड़ा बड़ा इतना लंबा सा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। लिखा है ना, हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी, हिस्टोरिकली द गेम वॉज प्लेड ऑन द नेचुरल टर्फ ग्रास, बट ये सब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस पे आ जाओ पहले, क्वेश्चन नंबर 46 पे, ठीक है। और अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ रहा है क्वेश्चंस पढ़ने का क्वेश्चन नंबर 46 बनाने के क्रम में, तब जाके क्वेश्चंस को पढ़ो, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 46 को कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपको फील्ड दिया गया है हॉकी का। आप ये कम से कम समझ लीजिए कि एक फील्ड आपका इधर है और एक फील्ड आपका इधर, गोल की, जो गोल की होता है ना, गोलकीपर जिसमें खड़े रहते हैं, 2 है। और आपका देख ही रहे होंगे और सब कहानियाँ सब फिगर में दी हुई है। तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको दिखाई भी देगी। तो 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल EHJ। आप जरा देखें फिगर को और देखिए उसमें कि E कहाँ है, H कहाँ है, J कहाँ है। इस तरह से आपको ट्रायंगल दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे H है आपका, यहाँ पे J है आपका और यहाँ पे आपका E है। तो आपको कुछ जो कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आप E का कोऑर्डिनेट लिखें। तो ओरिजिन आप देख रहे हैं ना, ओरिजिन जो है वो इधर वाले गोलकीपर के करीब है और ओरिजिन में जो लिखा गया E का कोऑर्डिनेट, वहाँ से अगर देखा जाए तो X में 2 चलना पड़ेगा और Y में 1 चलना पड़ेगा, यानी कि 2,1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ E। H का अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो आपको लेफ्ट साइड चलना होगा, X में कितना, तो -2 और Y में चलना होगा 4 यूनिट, तो आप H पे पहुँच जाओगे। और J पे पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा कि X में आपको -2 चलना होगा लेफ्ट साइड और Y में भी आपको -2 चलना होगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 46 नंबर में कह रहा है कि द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल EHJ। तो आपको सेंट्रॉयड का फार्मूला आना चाहिए और वो फार्मूला होता है x का x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये x कोऑर्डिनेट होता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रॉयड का, ठीक है। तो अब सेंट्रॉयड अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हमको तीनों का जो फर्स्ट एंट्री उसको जोड़ना है और बाई 2 करना है। तो -2 हो गया, मान लो ये +2 हो गया और ये प्लस नहीं बल्कि ये भी -2 ही है, तो -2 हो गया और बाई 3। y कोऑर्डिनेट को जोड़ना है तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे -2 है और बाई करना होगा आपको 3। तो ये तो इससे कट गया, तो ये हो गया -2/3 और y कोऑर्डिनेट जो हो गया वो 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, 3/3 यानी कि 1, यानी कि x में -2/3 और y में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 46 हो गया आपका। अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो 47 में कह रहा है कि अ प्लेयर P नीड्स टू बी एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड Z। आप A का पोजीशन को जरा देख लें और G के पोजीशन को देख लें। P को बोला गया है कि P को ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि प्लेयर जब खेलते हैं तो इधर उधर भागते हैं, तो एक ऐसा पार्टिकुलर टाइम है जहाँ पे P एक प्लेयर है, उसको ज़रूरत पड़ रहा है
कि वो ए और जी से इक्वल डिस्टेंस पे रहे। इफ़ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी सच दैट कि ए पी एंड जी आर इन द स्ट्रेट लाइन। आप देखें, सबसे पहले पी प्लेयर का पोजीशन आपको बताना है। यहाँ पे आपको सामने लास्ट में बोला है देन द पोजीशन ऑफ पी विल बी गिवन बाई, तो पी का पोजीशन बताना है, तो वो तो आप देख नहीं सकते हो, लेकिन आप पोजीशन देख सकते हो ए और जी का। तो ए और जी को ज़रा देखो, ज़रा ध्यान से। आपको ए का कोऑर्डिनेट सामने दिखाई देगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। एक्स में आपको चलना होगा 3 और वाई में आपको चलना होगा 6, और फिर जी आपका नीचे में है, और जी पे चलने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक्स में चलना होगा आपको 1 और वाई में चलना होगा आपको 1 2 3, यानी कि -3 है, क्योंकि नीचे जा रहे हो आप, तो 1 2 3। तो आगे बोल रहा है कि पी ऐसा पोजीशन होना चाहिए, और लास्ट में ये भी बोला है कि ए पी जी आर इन द स्ट्रेट लाइन। तो पी जो पोजीशन है वो ए पी जी अगर एक ही पोजीशन में है, तो यानी कि आप यही कह सकते हो ना कि ये ए पी जी एक स्ट्रेट लाइन में ही आना चाहिए, यानी कि यहीं पे इसी में से कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये तो क्लियर हुआ ना, क्योंकि लास्ट में बोला है ना कि ए पी जी आर इन द स्ट्रेट लाइन, तो ये इसी पे कहीं ना कहीं आएगा। साथ में पी को बोला है शुरू से अगर पढ़ो तो कि इफ़ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी, तो ए से भी इक्वल होना चाहिए, जी से भी इक्वल होना चाहिए, और इस पे भी होना चाहिए। तो मिड पॉइंट अगर ठीक बीचों बीच रहोगे तभी तो आप यहाँ से भी यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे होगे, यहाँ से भी यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे होगे, और साथ ही साथ तुम एक ही लाइन में भी होगे। तो इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगा के आपको क्या करना है, पी का कोऑर्डिनेट लिख दे रहा है। और मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, x1 प्लस x2/2, और y कोऑर्डिनेट हो जाता है y1 प्लस y2/2, ये होता है। तो अब क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का मतलब क्या है, 3 और 1 4, तो ये p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आ जाएगा 3 + 1/2, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना होगा y1 प्लस y2/2, ये y कोऑर्डिनेट है आपका, तो 6 और एक्चुअली -3 है और बाई 2, तो यानी कि 3 में 1 जुटा तो 4/2 यानी कि 2, और यहाँ से देखो 6 में से 3 गया तो 3 और 3/2, यानी कि p का कोऑर्डिनेट हो गया, x का कोऑर्डिनेट 2 और p का ऑप्शन देख लो ना, ऑप्शन 47 का, तो x कोऑर्डिनेट 2 है अगर, तो b ऑप्शन इज द करेक्ट, नहीं b नहीं, क्योंकि -3/2 दे दिया है। c कोऑर्डिनेट c ऑप्शन इज द करेक्ट, x में 2 और y में 3/2, x में 2 और y में 3/2, तो ये 47 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 को जरा पढ़ो क्या लिखा है। 48 में बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आई एंड ई, तो आई और ई को जरा देख लो आप, एकदम सीधा दिखाई दे रहा है आई और ई, देख रहे हो आप। आई का अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो साफ तौर पे आई का कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो कि एक्स में आपको चलना होगा -1 और वाई में चलना होगा 1, एक्स में -1 और वाई में 1, और आई के बाद ई का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 2 और 1, ये एकदम सीधा है 2 और 1। तो कह रहा है कि और एक्स एक्सिस अगर बनाना चाहें हम, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस हमारा ये है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, और यहाँ पे सॉरी ये एक्स एक्सिस है आपका और ये आपका वाई एक्सिस है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ तौर पे पता चलेगा कि ये 1 डिस्टेंस उधर है और ये 2 डिस्टेंस इधर है। तो अगर एक्स एक्सिस ये है हमारा, नीचे वाला एक्स एक्सिस है, तो अगर इस एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस ये भी होना चाहिए, यहाँ से भी होना चाहिए, तो सबसे पहले ये सोचो कि दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा। एक्स को नेट अगर हम पूछे दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, तो दोनों का मिड पॉइंट के लिए क्या करना होगा आपको, a-1 के लिए और 2 के लिए दोनों को जोड़ के /2, और y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट के लिए 1 + 1/2, यानी कि आप ये कह सकते हो कि -1 + 1/2 करेंगे तो x में 1/2 और y में 0, सॉरी 1, y में 1, यानी कि 1/2 ये हो गया। यानी कि इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो ये ठीक बीच में ये वाला पॉइंट होगा, और इसका कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं कि x में ये 1/2 होगा और y में 1 होगा। तो एक्चुअली हमें ये जो इक्वल डिस्टेंस वाली कहानी है वो एक्स एक्सिस पे चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे यही जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से दोनों के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, है ना। जो हमारा ये लाइन ज्वाइनिंग हुआ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो ये खींचे हैं, तो इस लाइन पे कहीं भी अगर पॉइंट होगा तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो एक्चुअली हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ, तो एक्स एक्सिस पे तो यही पॉइंट होगा, तो इसका क्या नहीं बदलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो इसका अगर पहला एंट्री 1/2 है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये 1/2 ही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0। यानी कि इन्होंने जो पूछा था कि एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताओ जो आई से और ई से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो वो पॉइंट हो गया 1/2, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1/2, 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, आप भी पढ़ें जरा, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 49, तो इन्होंने बोला कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ प्लेयर Q सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम K इज द ट्वाइस
हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड के क्यू ई आर कोलिनियर। तो सबसे पहले इन्होंने एक वर्ड बोला है कि किसका पोजीशन उन्हें निकालना है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेयर क्यू। तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है यानी कि क्यू तो हमें देखना होगा ऑप्शंस में से, या क्यू के बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी होगा कि क्यू जो है वो का है के का पोजीशन और ई का पोजीशन मालूम होगा, है ना। तो के का पोजीशन मालूम होगा और ई का पोजीशन मालूम होगा। तो फिगर में आप जाके देखो, फिगर में आपको के का पोजीशन नजर आएगा, एक्स में कितना, तो एक्स में हम कहेंगे -4 और वाई में बोलेंगे 1। ये हमारा के का पोजीशन है। और के के बाद एक और पोजीशन हमको ई का भी मालूम है, और ई एकदम सीधा उसी में आगे बढ़ने पे मिल रहा है, और एक्स में वो चल रहा है 2 और वाई में चल रहे हैं हम लोग 1। एक्स में 2 और वाई में 1। तो अब जरा बताओ कि अगर हमको ये ई का भी कोऑर्डिनेट मालूम चल गया और के का भी कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, तो और हमसे बोल रहा है लास्ट में अगर पढ़ा जाए क्वेश्चन 49 का, तो वो बोल रहा है कि के होना चाहिए और क्यू होना चाहिए और ई होना चाहिए, वो कोलिनियर होना चाहिए। तो के क्यू ई कोलिनियर होना चाहिए। तो ये लाइन पे ही ना क्यू आएगा कहीं ना कहीं, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, तो कोलिनियर हो गया। तो ये फिक्स हो गया कि इसका जो ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस है, मतलब हॉरिजॉन्टली जो बढ़ेंगे उसमें वाई चेंज नहीं होगा। जैसे ये कि वाई 1 था, ये भी वाई 1 था, क्योंकि हाइट जो थी ऊपर नीचे के डिस्टेंस वो, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया तो ओरिजिन से वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो यानी कि वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का 1 होगा। एक क्लियर हो गया। तो अब ऑप्शन नंबर ए जो है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कट जाएगा, क्योंकि बी और सी में से कोई होगा। अब आ जाओ, और तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो क्यू का पोजीशन होना चाहिए वो के से जितना दूरी होना चाहिए उससे ई की दूरी दुगनी होनी चाहिए, सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई। माने कि ई से जो डिस्टेंस होना चाहिए और के से जो डिस्टेंस होना चाहिए, उसमें के से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ई के डिस्टेंस का दुगना होना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो ई के करीब होना चाहिए पॉइंट। तो जरा देखो आप फिगर में और सोचो कि उसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो या सोचो कि एक्चुअली ये बात सोचो कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई। तो ओरिजिन से अगर आप देखो तो ओरिजिन से आपको 4 यूनिट लेफ्ट जाना पड़ा और ओरिजिन से 2 यूनिट लास्ट में जाना पड़ा, तो टोटल 6 यूनिट डिस्टेंस है। तो अगर 6 यूनिट डिस्टेंस है तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम वाई एक्सिस पे रहें, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हम अगर 0 ले लें तो ये बढ़िया है, क्योंकि उस समय क्या होगा कि यहाँ से आप 2 यूनिट हो गए और इसका दुगना यानी कि 4 गुना डिस्टेंस आपका इधर होगा। क्लियर हो गया ना। यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो बी और सी को पहले देखा जाए तो बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखा जाए तो बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है एक्स में 4 और वाई में 3, एक्स में 4 और वाई में 3, पक्का बिल्कुल, एक्स में 4 वाई में 3। और जो सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स में 4 और वाई में 1, एक्स में 4 और वाई में 1 -1, क्योंकि नीचे है ना, क्योंकि नीचे है ना। तो ये बोल रहा है कि अब ज़रा बताओ कि जो कोऑर्डिनेट है आपका वाई एक्सिस पे वो कितनी है, ताकि वाई एक्सिस से ये इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो उसके लिए सबसे बढ़िया रूल है कि सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालो आप। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो 4 ये मिड पॉइंट अगर निकाला जाए तो 4 4 8/2 होगा ना, 4 + 4/2। वाई कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट यानी कि 3 और -1/2, यानी कि फाइनली आपका ये आएगा x जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 4 ही, क्योंकि 4 4 8/2 यानी कि 4। और वाई कोऑर्डिनेट में के लिए आएगा 3 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 2 और 2/2 यानी कि 1। तो ये तो पक्का हो गया कि ये जो मिड पॉइंट है वो 4,1 पे लाई कर रहा है। अब जरा सोचो कि यही ना आपका, अब ये सोचना है कि वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या है। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट तो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो पक्का उसका 0 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट पक्का अगर 0 हो गया तो वाई 1 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट तो हमको मालूम है ना। तो अगर हम बोलें कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 हो गया तो वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा, यानी कि 0,1 जो होगा वो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। क्यों 0,1 बोला गया, तो आप फिगर में आप जाके देख लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के लिए आपको ये मिड पॉइंट हो गया तो 1 पे जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन सिंपल पेपर का कर चुके हैं। ठीक है। जितना भी पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियोज़ का कोई भी वीडियोज़ आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कुछ भी देख रहे हो उसके हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ अवेलेबल रहेंगे। लास्ट में इंड स्क्रीन में जो होगा वो आपका एक वीडियो आपका वीडियोज़ का रहता है और एक वीडियो आपका टर्म 1 का, जितना भी लेटेस्ट वीडियो है टर्म 1 के लिए वो रहते हैं। तो आप बहुत बढ़िया से जाके प्रिपरेशन करें, ठीक है, और आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएँ।
और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।